नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, मतलब सेकंड चैप्टर जो हमारा है इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने बताया था, उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि सोशलिज्म किसे कहते हैं। इस टॉपिक का क्या नाम है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें दो चीजें हैं। पहला पार्ट यह है कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया, और सेकंड पार्ट है कि रूसी क्रांति कैसे हुई, उसका क्या रोल था। जैसे हमने फ्रेंच के बारे में पढ़ा, वैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले टॉपिक को लेकर चलते हैं जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद। ठीक है, यूरोप में समाजवाद कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये वर्ड जो है समाजवाद, एक्चुअली इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं समाजवाद को? सोशलिज्म बोलते हैं ना। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समाजवाद या सोशलिज्म एक पॉलिटिकल बिलीफ है जिसका ये मानना है कि हर एक इंसान बराबर है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ, सारे सोसाइटी के, समाज के सारे लोग क्या है? इक्वल है। हाँ, और इनके बीच में प्रॉपर्टी या फिर धन हो, यानी कोई रकम हो या प्रॉपर्टी हो, इसका जो बंटवारा होना चाहिए ना, बराबर बराबर होना चाहिए। यानी सोसाइटी में जैसे ये ना हो कि कोई बहुत अमीर हो, कोई बहुत गरीब हो। समाजवाद का मतलब ये है कि इक्वल वेल्थ सबके पास हो, इक्वल प्रॉपर्टी सबके पास हो, है ना। समाजवाद के बारे में थोड़ी सी बात समझ में आई कि समाजवाद किसकी बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक बराबर। हाँ, इसका मानना है कि समाज के सारे लोग एक जैसे हैं, और प्रॉपर्टी में, वेल्थ में, ये सभी लोगों के पास तकरीबन बराबर बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा अमीर हो, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो। ठीक है, और एक चीज और ये कहते हैं कि राज्य की जो भी संपदा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो राज्य के हाथ में होनी चाहिए या आम लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी राजा के हाथ में। समझ में आ रहा है? वो बिल्कुल उलट है उसकी। तानाशाही या राजाओं की जो हुकूमत होती थी उसका बिल्कुल उल्टा। वहां पे क्या होती थी? पूरी प्रॉपर्टी राजा की होती थी, राजा थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जमींदारों को दे देता था, जमींदार आम लोगों से काम करा के जो पैसे इकट्ठा करता था। यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। ये कहते हैं कि राज्य की जितनी भी संपदा है वो सब आम लोगों के हाथ में या राज्य के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, वो अपने हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना कि कोई राजा होगा उसके पास ये चीज होगी। ठीक है, तो समाजवाद में पूरा फोकस जो किया गया ना वो समाज के ऊपर किया गया है। देख रहे हैं ना, समाजवाद किसके ऊपर फोकस है? समाज। और समाज में रहते कौन है? हम लोग, आम लोग। तो पूरा फोकस किस पे होगा? आम लोगों पे, है ना। राजतंत्र में पूरा फोकस राजा के ऊपर, उसकी तरफ, लेकिन समाजवाद में पूरा फोकस समाज पे, आम लोगों के ऊपर, है ना। सारे लोग इक्वल हैं, सबके बीच में प्रॉपर्टीज वगैरह सारी इक्वल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गरीबी नहीं होना चाहिए। समझ में आया टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोशलिज्म का मतलब समझ में आया। यहाँ पे पूरी बात जो होगी वो समाज के बारे में होगी, आम लोगों के बारे में, है ना। समझ में आया पहला टॉपिक। इसका सेकंड पार्ट है रशियन रिवॉल्यूशन। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था वैसे ही हम हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, और औरतों को क्या क्या राइट्स दिए गए, समाज की। जब देखो यहाँ पे फोकस किस पे है? समाज पे मर्द और औरत दोनों आते हैं, दोनों के ऊपर फोकस होगा, सिर्फ एक के ऊपर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है किसी के ऊपर कम हो, किसी के ऊपर ज्यादा हो, लेकिन फोकस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन है। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, वैसे ही आप रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया था चेंज, बदलाव। एक बहुत पहले से कोई सिस्टम चला आ रहा है और लोग चाहते हो कि उस सिस्टम को बदल दें, है ना। इसको बदलने के लिए जो पूरा होता है, जो भी घटनाक्रम, उसको आप एक क्रांति के तौर पे देखते हैं। क्रांति यानी लोग अब क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? बदलाव। अंग्रेज थे, उनसे आप उठ चुके थे, तो हमने क्या किया? कोशिश की और सत्ता को परिवर्तन। वही क्रांति है, चेंज, पुराने सिस्टम को चेंज करना है। फ्रेंच वालों ने, फ्रांस के लोगों ने किया ना चेंज, तो उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसी तरीके से रशिया में क्या हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे यूरोप में सोशलिज्म।
अब मैंने आपको बता दिया कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म में मेन फोकस किसके ऊपर होता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही क्यों ये सोशलिज्म की बात आई। देखो फ्रांस जो है यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, छोटा सा नहीं बड़ा सा है, और लेकिन यूरोप में बहुत सारी दूसरी कंट्रीज हैं। तो मैंने एक बात बताया था कि लुईस 16 ने प्रूशिया से और ऑस्ट्रिया से मदद मांगी थी, ठीक है, उन्होंने मदद की थी। उसमें ऑस्ट्रिया की बात तो समझ में आती कि वो उसका रिश्तेदार थे, तो मदद कर दिया। प्रूशिया ने क्यों साथ दिया, उसकी वजह यही थी। हाँ बताइए, आप फिजा बताइए। बिल्कुल, कि अगर उन लोगों बैठ जाइए, उन लोगों का यही मानना था कि अगर फ्रांस एक मजबूत कंट्री है, अगर यहाँ पे लोगों का शासन हो गया तो धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल जाएगा और हमारी गद्दी भी हमसे छीन जाएगी। और फाइनली वही हुआ कि फ्रांस में क्रांति हुई, इससे धीरे धीरे दूसरे आसपास के देश भी इंस्पायर हुए, जल्दी से खत्म कर। हाँ, उनको लगा कि ये जो सिस्टम यहाँ पे है ये बहुत अच्छा है, हमारे देश में भी ये सिस्टम होना चाहिए। तो इस वजह से फ्रांस की क्रांति के बाद जो लोग सोच नहीं पाते थे कि हम राजा को भी हटा सकते हैं, डिवाइन थियरी ऑफ द किंग का जो डिवाइन थियरी था कि मतलब राजा को भगवान की तरफ से भेजा जाता है, ये सब मानना था ना उन लोगों का। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने इन सारी चीजों को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि राजा को भगवान भेजते हैं या फिर हम राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। तो ये सारी बात धीरे धीरे यूरोप के लोगों के दिमाग में बैठने लगी। और मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने 3 आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट लिए थे। एक आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। लिबर्टी मतलब आजादी, ठीक है, पहले लोगों को गुलामों की तरह रखा जाता था, स्लेव्स की तरह, जमींदार जबरदस्ती काम कराता। मैंने आपको बताया था कि 4-5 ऐसे काम थे, उस पॉइंट्स में लिखवाया भी है कि लोग उससे मना नहीं कर सकते थे। जैसे जमींदार के घर में काम करना, उसके खेतों में काम करना, सड़कें बन रही हैं उस पर काम करना, ये कुछ ऐसे काम थे कि लोग चाहे या ना चाहे उनको करना पड़ता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये चीजें खत्म हो गई। लिबर्टी जैसा कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, हम आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, अगर हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया। मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, है ना। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया उसने कहा कोई स्टेज नहीं, है ना, हम सारे लोग इक्वल है। इक्वालिटी की बात की उन लोगों ने, जैसे कि पादरियों को टैक्स दिया जाता था, उनके पास जमीनें हुआ करती थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, टैक्सेस बंद कर दिए गए, सारी जमीनें छीन के आम लोगों को दे दी गई। अब इक्वालिटी आई ना थोड़ी सी। पहले ये था कि ये पादरी लोग हैं, ये इनको कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये उनका हाँ कुलीन वर्ग है। इक्वालिटी की बात आई। और डेमोक्रेटिक राइट्स, जैसे वोट का राइट दिया गया, लोगों को दिया गया ना, औरतों को कुछ, हाँ औरतों को भी कुछ राइट्स दिए गए थे। तो ये 3 मेन कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप के लोगों की नजर में ये आ गया कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। अब हर यूरोप का हर एक आम नागरिक चाहता था कि ये राइट्स हमारे पास भी हों। अगर हमारा पड़ोसी सुकून से जिंदगी जी रहा है तो हमें भी ये हक है कि हम भी सुकून से जिए, है। तो इन 3 आइडियाज ने, ये आइडियाज कहां से निकल के आए थे, फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से निकल के आए थे ना। अब धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में हाँ इन आइडियाज के ऊपर बहस होने लगी, चर्चा का विषय कहते हैं ना, वो बन गया। लोग बहस करने लगे कि हमारे देश में भी आइडियाज डेवलप होने चाहिए। तो इस वजह से ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन को द एज ऑफ सोशल चेंज भी कहा जाता है, यानी बदलाव का काल। वहां के बाद से बदलाव होने की शुरुआत हो गई पूरे यूरोप में, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि इसे बदलाव का काल कहते हैं, इसके बाद चेंजेस आए, लेकिन वो चेंजेस वैरी करते थे। वैरी मतलब अलग अलग इलाकों पे अलग अलग तरीके के मान थे उस चेंज की। जैसे उसमें 3 लोग निकल के आए मेन, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं सिंपल सी बात कि कुछ लोग चाहते थे ना कि अभी के अभी बदलाव हो जाए, समझ रहे हैं, अभी ये सत्ता चली आ रही है, कल से इसको हटा दें और कोई नई सत्ता आ जाए, एकदम जल्दी से आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसा कौन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ऐसा काम कौन करता था, बिल्कुल जल्दी जल्दी सब काम करना।
जैकोबियंस के बारे में पढ़ा था, हाँ, देखो। मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। मैं सुना। हाँ, बहुत लंबा नहीं चलेगा, वो अमीर है उसको पकड़ के लाओ, अभी यहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे उसको उसके केस चलेगा और अभी उसको सजा दे दी जाएगी, जल्दी जल्दी काम, ठीक है। तो चेंज तो चाहते थे यूरोप के लोग, लेकिन उसमें दो ग्रुप था। एक लोग चाहते थे कि तुरंत चेंज हो जाए, अभी राजा को मार दो और उसकी सत्ता को आम लोगों में बांट दो, ये था। कुछ लोग थे जो धीरे धीरे चेंज चाहते थे, वो कहते थे हमें चेंज चाहिए, लेकिन ऐसा अचानक से नहीं, मार काट से नहीं, धीरे धीरे चेंज, ठीक है। समझ में आया? यूरोप में बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस की क्रांति से। अब वो बदलाव दो किस्म का था, कुछ लोग जल्दी से बदलाव चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे हमें बदलाव तो चाहिए लेकिन आराम आराम से, ग्रेजुअली हम चेंज चाहते हैं। तो उसमें जो तीन लोग सामने उभर के आए, एक को कहा जाता है कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी, एक को कहा जाता है लिबरल्स यानी उदारवादी, एक को कहा जाता है रेडिकल यानी आमूल परिवर्तनवादी, ठीक है। ये लोग थे। अब इन तीनों लोगों का मैं मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। ये कंजर्वेटिव जो लोग थे, ठीक है, ये कंजर्वेटिव को रूढ़िवादी कहा जाता है, ठीक है। रूढ़िवादी यानी ये लोग अब रूलिंग क्लास के लोग थे, जिनके पास हमेशा से ताकत रही हो। रूलिंग क्लास मतलब जो शासन में रहते हैं, जैसे अधिकारी हो, मंत्री हो, राजा हुआ, है ना, अमीर लोग जो सत्ता में थे, उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। और यही वो लोग थे जो चाहते थे, कहते थे कि हमें चेंज तो चाहिए लेकिन हमें धीरे धीरे चाहिए, हमें अचानक से ऐसे नहीं कि हमें मार दो या भगा दो, चेंज करो लेकिन धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे सत्ता को बदलो। समझ में आया? कंजर्वेटिव वाले कौन से थे? रूलिंग क्लास के। कोई भी ये नहीं चाहेगा ना कि हम अभी हमारी वैल्यू खत्म हो जाए, वो यही कहते थे कि तुम चेंज करो, धीरे धीरे करो। और हम लोगों को, चूंकि हम रूलिंग क्लास थे, हमने शासन किया बहुत दिनों तक, तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करो, समझ रहे? आम लोगों से थोड़ा सा हम लोगों को अलग, जैसे हमारा ट्रीटमेंट हो, हमें अलग माना जाए, ये इन लोगों का मानना था। दूसरे लोग थे उदारवादी, ठीक है, ये लोअर क्लास के लोग थे। ये इनका भी मानना था कि चेंज हो, लेकिन वैसे हाँ खून खराबा ना हो, तो आसानी से धीरे धीरे चेंज। लेकिन ये रेडिकल्स जो थे, आमूल परिवर्तनवादी, ये वही थे जैकोबियंस की तरह। हाँ, इनका मानना था अभी के अभी जो है सब पूरा सिस्टम बदल के रख दिया जाए। ये लोग अपर क्लास के लोग, सबको मार। हाँ ये लोग अपर क्लास के लोग। तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पे था। सोशलिज्म इन यूरोप, आपने समझा सोशलिज्म किसे कहते हैं? समाजवाद, जिसमें समाज की बात की जाती हो, इक्वालिटी की बात की जाती हो, आम लोगों की बात की जाती हो। फिर हम देखेंगे कि सोशलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। तो वो फ्रांस की क्रांति से उसकी शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद बहस छिड़ गई लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, ठीक है। तो पूरे यूरोप में जो सोशल चेंज आया, तो लोग, ये सारे लोग चाहते थे कि सत्ता में परिवर्तन हो, लेकिन कोई धीरे धीरे चाहता था, कोई तुरंत चाहता था, ठीक है। तो इस वजह से पूरा यूरोप 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा कह रहा है कंजर्वेटिव, एक लिबरल्स का तबका कह रहा है, एक रेडिकल्स का कह रहा है। कंजर्वेटिव्स थे, ये बहुत धीरे धीरे चेंज चाहते थे और चाहते थे कि हमें आम लोगों से अलग रखा जाए, ठीक है, मतलब हमारा ट्रीटमेंट अलग हो, हमें लोग अलग तरीके से आवभगत हमारा करें। इनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। रूढ़िवादी, ये रूलिंग क्लास के थे, इन्होंने हमेशा से सत्ता में भाग लिया किसी न किसी हिसाब, जैसे मंत्री हुए, अधिकारी हुए, है ना। लिबरल्स लोअर क्लास, गरीबों का सबसे तबका था, ये भी चेंज चाहते थे लेकिन मारकाट से बचना चाहते थे। रेडिकल्स जो थे, ये अपर क्लास के लोग थे, है ना, ये भी अपने आप में पैसे वाले थे और ये चाहते थे कि बस आज और कल में सत्ता को बदल दिया जाए और चेंज जो है यूरोप में चेंज की शुरुआत तुरंत हो जाए। अब मैं इंट्रोडक्शन की और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। रिवॉल्यूशन मतलब चेंज। जैसे हमने देखा कि फ्रांस में चेंज हुआ ना, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आई सत्ता, कैसे आई पूरा देखा। उसी तरीके से हम रशिया में देखेंगे कि रशिया में ऐसा क्या हुआ। रशिया, रूस को ना इंग्लिश में रशिया बोलते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन या रूस की क्रांति, रूस भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में रशिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पे था। हमने सोशलिज्म समझ लिया और ये 3 पार्ट समझ लिए कौन कौन से थे। अब कल इसको डिटेल में हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव्स कौन कौन से लोग थे, इनकी क्या क्या डिमांड्स थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट